नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल बी पॉजिटिव क्लासेस पर आपका हार्दिक स्वागत है। हमने बीज पर पिछली 2 क्लासों में हमने बीज के ऊपर बात की थी। बीज के बारे में हमने जान लिया था कि बीज किसे कहते हैं, कौन कौन सी विशेषताएं होती है बीज की। इसके अलावा हमने बीज उत्पादन की जो 4 श्रेणियां थी वो भी हमने पढ़ ली थी। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि बीज उत्पादन की जो उन्नत तकनीक है वो कौन सी है, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, बीज उत्पादन की उन्नत तकनीक। बीज उत्पादन की उन्नत तकनीक। ठीक है, अब बीज उत्पादन की उन्नत तकनीक, देखो बीज उत्पादन करना भी एक विज्ञान है। क्या है? विज्ञान है। और विज्ञान का मतलब आप जानते हो, बचपन से पढ़ते आ रहे हो, विज्ञान की परिभाषा कि विशेष ज्ञान को क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। विशेष ज्ञान को क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर हमने पढ़ा है कि इसके अंदर बीज उत्पादन के लिए सबसे पहले हमें भूमि का चुनाव करना है। क्या करना है? भूमि का चुनाव। अब भूमि का चुनाव कैसे करेंगे? हम क्या कर रहे हैं? बीज उत्पादन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? बीज उत्पादन कर रहे हैं। अब बीज उत्पादन कर रहे हैं तो हमें, आपको पता होगा कि हम सब लोगों को पता है वैसे भी कि हम जब भी कोई फसल बोते हैं तो उस फसल के कुछ बीज खेत में गिर जाते हैं और वो अगली फसल के साथ क्या होते हैं? उगे आते हैं। तो इस प्रकार से हमें पता होना चाहिए कि हम जो बीज उत्पादन की प्रक्रिया में जो भूमि का चुनाव कर रहे हैं वो भूमि होनी चाहिए बिल्कुल पिछले साल बीज उत्पादन या फसल नहीं ली हुई हो जिसका हम बीज उत्पादन कर रहे हैं। इसके अलावा भूमि कैसी होनी चाहिए? उर्वर होनी चाहिए, जीवाश्म खाद युक्त होनी चाहिए, जल धारण क्षमता उसकी अधिकतम होनी चाहिए, उर्वरक निश्चित मात्रा में मिले होने चाहिए। इस प्रकार की भूमि का हम चुनाव करेंगे। ऐसा नहीं कि भूमि का चुनाव हम कर रहे हैं, गड्ढे में भूमि है, उठी हुई भूमि होनी चाहिए, क्योंकि पानी भरने से क्या होता है? रोग और कीटों का प्रकोप बढ़ता है। इसलिए हमें भूमि का चुनाव इस प्रकार से करना है। ठीक है, अब इसके बाद में हम करते हैं भूमि का चुनाव। फिर इसके बाद में बीज का चुनाव। किसका चुनाव करेंगे? बीज का चुनाव। बीज का चुनाव। अब बीज का चुनाव करते समय हमें ध्यान रखना है, देखो हमें बीज का चुनाव, बीजोत्पादन तकनीक अपना रहे तो बीज की कौन कितनी विधियां थी? 4 विधियां थी। 4 प्रकार से हम बीज उत्पादित होता है हमारे पास। जैसे कौन कौन से? मूल केंद्र बीज, प्रजनक बीज, आधार बीज और प्रमाणित बीज। अब हमें कौन सा बीज का चुनाव करना है? देखो, प्रजनक बीज, आधार बीज और प्रमाणित बीज, ये 3 ही प्रकार के बीज हमें उपलब्ध हो पाते हैं। हमने वहां पे भी चर्चा कर ली थी कि कौन कौन से बीज खरीद कर लाने हैं। यहाँ पे प्रजनक बीज, आधार बीज और इसके अलावा प्रमाणीकृत बीज। ठीक है, ये 3 प्रकार के बीज हम खरीद कर बाजार से ला सकते हैं। अब बीज कहां से खरीदना है ये चीज आपको पता होनी चाहिए। बीज मान्यता प्राप्त संस्थाओं या विश्वविद्यालयों से खरीदना है। क्यों? क्योंकि जो मान्यता प्राप्त संस्था है वो आपको उच्च क्वालिटी देगी। क्या देगी? उच्च क्वालिटी देगी। जो भी मान्यता प्राप्त संस्था है वो क्या करेगी? आपको उच्च क्वालिटी देगी। यदि आप मान्यता प्राप्त संस्था से नहीं लाते हो बीज तो आपको आर्थिक हानि हो सकती है। ठीक है, तो इस प्रकार बीज कौन सा? प्रजनक बीज होना चाहिए, आधार बीज होना चाहिए, प्रमाणीकृत बीज होना चाहिए। कौन सी संस्था से? मान्यता प्राप्त संस्थाओं से खरीदना है आपको या विश्वविद्यालय से खरीदना है। देखो, आप
कौन सा बीज नहीं खरीद सकते? मूल केंद्र बीज, क्योंकि ये कहाँ पे बनता है? प्रयोगशाला में। तो हर किसान के पास या हर प्रकार के किसान के पास ये प्रयोगशाला नहीं हो सकती, और हर प्रकार का किसान मूल केंद्र बीज को बना भी नहीं सकता। ठीक है, आगे हम बात करते हैं कि इसके जो हम कट्टे हैं, कट्टे जानते हो, जिसमें या बोरे हैं, थैलियां है, या फिर इसके लेबल है, या फिर इसके जो बिल है, क्या है? बिल। इन सबको क्या करना है? आपको संभाल के रखना है। क्यों? क्योंकि मान लो हमने क्या किया है, इनमें से कोई सा एक बीज ले आए हम लाकर हमने क्या कर दिया? उसकी बुआई कर दी है, और बुआई करने के बाद में वो अंकुरित नहीं हुआ, या मान लो उसमें कोई कमी रह गई, हो सकता है बाय मिस्टेक हमने मान्यता प्राप्त संस्था से तो लिया है, लेकिन इसमें कुछ कमी रह गई जिसके कारण अंकुरित नहीं हुआ, या कुछ भी प्रॉब्लम आ गई, या उत्पादन नहीं दे रही है फसल, तो हम क्या करेंगे? इन कट्टों को, बोरियों को या थैलियों को, जिसमें भी आप बीज लेकर आ रहे हो, थैलियों को, लेबल को और बिल को संभाल कर रखोगे, तो ये आप जब भी संस्था ये कहेगी कि आपके पास क्या सबूत है कि हमारे पास से ये आपने लिया है बीज, तो वो कहेंगे कि हमारे पास ये कट्टा, बोरा या थैली है, दिखा दोगे आप, लेबल दे दोगे, और इसके बाद में आप बिल भी दे दोगे, तो कंपनी इसको मान लेगी कि हाँ ये मेरा ही बीज है। इसके बाद में यदि आप इसके अंदर देखो, सबसे पहले बीज का चुनाव कैसे करना है? प्रजनक बीज, आधार बीज और प्रमाणीकृत बीज ही लेकर आना है आपको। इसके बाद में मान्यता प्राप्त संस्थाओं या विश्वविद्यालयों से खरीदना है इसको। ठीक है, कट्टे, बोरियों या थैलियों, लेबल और बिल, इन सबको क्या करना है? आपको संभाल के रखना है। इसके बाद में आपने इसके अंदर आपने देखा होगा कि जो बीज होता है, कि इसकी जो किस्म आप लेके आ रहे हो, वो वहां की जलवायु के लिए उपयुक्त होनी चाहिए। किस्म वहां की जलवायु सहनशील हो। जो भी आप किस्म लेके आ रहे हो, मान लो प्रजनक बीज लेके आ रहे हो, आधार बीज और प्रमाणीकृत बीज, तो बीज ऐसा होना चाहिए कि किस्म वहां की जलवायु सहनशील हो। यानी कि आप जैसे मान लो गर्म क्षेत्रों में कोई बीज लेके जा रहे हो, तो वहां पे गर्म जलवायु सहनशील फसल ले जानी है आपको, या किस्म ले जानी है। यदि आप ठंडे मौसमों के लिए या ठंडी जलवायु के लिए आप क्या कर रहे हो, इसके लिए किस्म लेके जा रहे हो, तो ठंडी जलवायु सहन करने वाली फसल होनी चाहिए या किस्में होनी चाहिए, ये विशेषता होनी चाहिए। इसके बाद में आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो किस्म है वह अधिकतम उत्पादन देती हो। अधिकतम उत्पादन देती हो, ऐसा नहीं कि उत्पादन बहुत ही कम दे रही हो, ऐसा नहीं होना चाहिए कि बहुत ही उत्पादन कम दे रही हो। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं पृथक्करण दूरी की। अगला पॉइंट जो है, तीसरा पॉइंट है पृथक्करण दूरी। तीसरा जो पॉइंट है वो है, दूसरा क्या था? बीज का चुनाव, और तीसरा है पृथक्करण दूरी। अभी आपने एक शब्द सुन रहे होंगे, आजकल ये शब्द ज्यादा प्रचलित है, आइसोलेशन, या फिर आप सुन रहे होगे सोशल डिस्टेंसिंग सुन रहे हो। तो इसका मतलब क्या है कि जो महामारी चल रही है, इसमें क्या है, वायरस का प्रकोप है। इसके कारण क्या है कि दूरी बनाए रखेंगे, तो एक दूसरे के संपर्क में वायरस नहीं आने के कारण
बीमारी वहीं पे रुक जाएगी जहाँ पे है। तो ये पृथक्करण दूरी है कि इसके अंदर क्या किया जाता है, पृथक्करण दूरी का मतलब होता है कि एक ही प्रकार के बीज या जैसे प्रजाति कह सकते हो, जैसे मान लो गेहूं की 2 किस्में हैं, एक ही प्रकार की फसल, एक ही प्रकार की फसल की 2 किस्मों के मध्य रखी जाने वाली जो दूरी होती है, जो दूरी होती है उसे क्या कहते हैं, पृथक्करण दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, पृथक्करण दूरी। एक ही प्रकार की, जैसे मान लो गेहूं है, चावल है, जो आपका जौ है, तो किसी भी प्रकार की जो प्रजाति है, किसी प्रकार की जो प्रजाति है, उस प्रजाति की 2 किस्मों के मध्य, 2 किस्मों के मध्य जो दूरी रखी जाती है। अब दूरी क्यों रखते हैं, क्योंकि उनके अंदर आनुवंशिक शुद्धता बनाए रखने के लिए। अब आनुवंशिक शुद्धता का यहाँ पे क्या मैटर आया, यहाँ पे जब आपने सुना होगा कि कुछ फसलें क्या होती है, स्वपरागित होती है, और कुछ क्या होती है, परपरागित होती है। अब स्वपरागित होती है वो तो स्वयं अपने पुष्प पर अपने ही परागण डालकर क्या कर लेती है, परागित हो जाती है, जिससे क्या होता है, निषेचन की क्रिया हो जाती है और बीज उत्पादन हो जाता है। लेकिन कुछ क्या होती है, परपरागित फसलें होती है। परपरागित फसलें मतलब एक पुष्प के परागण दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र के ऊपर जाकर गिरते हैं, तो इस क्रिया को क्या कहते हैं, परपरागण कहते हैं। अब परपरागण की स्थिति में क्या होता है कि आपने देखा होगा परागण बहुत ही हल्के होते हैं, जो हवा के साथ उड़कर कई दूसरे क्षेत्रों में चले जाते हैं। तो यदि वही किस्म कहीं दूसरी जगह बोई गई हो, या दूसरी प्रजाति या दूसरी किस्म दूसरे खेतों में बोई गई हो, तो उसके परागण इसके ऊपर आ जाएंगे, इसकी आनुवंशिक शुद्धता क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी। तो इसलिए हम क्या लेते हैं, पृथक्करण दूरी लेते हैं इसके अंदर। यहां पे हम लिख सकते हैं एक ही फसल की 2 भिन्न भिन्न किस्मों के मध्य रखी जाने वाली दूरी पृथक्करण दूरी कहलाती है। देखो यहाँ पे नोट करना एक चीज कि एक ही फसल जैसे चावल है, ठीक है, चावल की 2 किस्में हो गई, गेहूं की 2 किस्में अलग अलग प्रकार की किस्में हो गई, मक्का की अलग अलग प्रकार की किस्में हो गई। अब इनमें क्या होता है, कुछ प्रजातियां तो क्या होती है, कुछ फसलें तो स्वपरागित होती है, जैसे गेहूं, जौ, जई, ये क्या है, स्वपरागित फसलें। इनमें पृथक्करण दूरी कम रखते हैं, क्यों, क्योंकि ये अपनी पुष्प के वर्तिकाग्र पर परागण को डाल देती है, स्वपरागण हो गया, जिससे क्या होता है, परागण उड़कर दूसरी जगह नहीं जा पाता है, और इस वजह से हम इनमें दूरी क्या रखते हैं, कम रखते हैं। कुछ क्या होती है, परपरागित फसलें होती है, जिनमें क्या होता है, परागण हवा के साथ बिखर कर दूसरे स्थानों पर पहुंच जाते हैं, इसलिए उनमें दूरी ज्यादा रखी जाती है। ठीक है, तो एक ही फसल की 2 भिन्न भिन्न किस्मों के मध्य रखी जाने वाली दूरी पृथक्करण दूरी कहलाती है। पृथक्करण दूरी क्यों रखते हैं, क्योंकि हमें क्या चाहिए, आनुवंशिक शुद्धता। क्या चाहिए, आनुवंशिक शुद्धता। क्या चाहिए, आनुवंशिक शुद्धता चाहिए। क्या चाहिए, आनुवंशिक शुद्धता चाहिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सबसे पहले भूमि का चुनाव, फिर बीज का चुनाव। बीज का चुनाव कैसे करना है, मान्यता प्राप्त संस्थाओं से करना है, उन्नत किस्म के बीज लेने हैं, जलवायु के प्रति प्रतिरोधी होने चाहिए, और इसमें एक चीज़ और लिख सकते हो, रोग और कीटों के प्रति प्रतिरोधी होने चाहिए। इसके बाद में यहाँ पे हम लिख सकते हैं अधिकतम उत्पादन देने वाला होना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ें हो गई। फिर आती है पृथक्करण दूरी। पृथक्करण दूरी
एक ही फसल की दो भिन्न भिन्न किस्मों के मध्य रखे जाने वाली दूरी पृथक्करण दूरी कहलाती है, क्योंकि आनुवंशिक शुद्धता चाहिए होती है, इसलिए हम क्या करते हैं, पृथक्करण दूरी रखते हैं। यहाँ पे कुछ फसलें दे रखी है जिनमें पृथक्करण दूरी रखी गई है, जैसे गेहूं, जौ, जई, ठीक है। इनमें देखो यहाँ पे हम पृथक्करण दूरी किन किन बीजों के मध्य रखेंगे, कौन कौन से स्तर के बीजों के मध्य रखेंगे। आधार बीज, कौन सा बीज, आधार बीज, और दूसरा है प्रमाणित बीज। कौन सा बीज, प्रमाणित बीज के मध्य, ठीक है। अब देखो जैसे गेहूं, जौ, जई, अब गेहूं, जौ, जई, अब इनके मध्य रखेंगे हम 3 मीटर की। आधार के लिए कितनी रखेंगे, 3 मीटर, यानी कि यहाँ पे लिख लो मीटर में, क्योंकि ये सारी किस्में हैं मीटर में, और ये भी किस्में हैं 3 मीटर। क्यों, क्योंकि ये सारी की सारी क्या है, स्वपरागित है। स्वपरागित है तो इनके परागण क्या है, दूसरे स्थान पर नहीं पहुंच पाते हैं, क्योंकि पुष्प क्या होता है, इनका बंद होता है, या किसी भी कारण से इनके परागण यहीं पे इसी के पुष्प के ऊपर गिर जाते हैं, जिससे क्या होता है, इसके अंदर स्वपरागण होता है, और स्वपरागण होने के कारण क्या होता है, इनमें दूरी क्या रखी जाती है, कम रखी जाती है। इसके साथ एक चीज और ऐड कर सकते हो आप, धान, क्या ऐड कर सकते हो, धान। धान में भी कितनी रखी जाती है, 3 मीटर रखी जाती है, ठीक है। इसके बाद में आता है आपके, देखो पहले नंबर पर हो गया, दूसरे नंबर पर संकुल मक्का। कौन सी मक्का, संकुल मक्का। अब संकुल और संकर मक्का आगे हम अध्ययन करेंगे, जब मक्का पढ़ेंगे सस्य विज्ञान में, तब हम इसके बारे में बात कर लेंगे, संकुल मक्का क्या होती है और संकर मक्का क्या होती है, ठीक है। इनमें ज्यादा अंतर नहीं होता है, बिल्कुल सेम ही होती है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस होता है इसमें, वो हम आगे क्लास में जब बात करेंगे तब कर लेंगे, ठीक है। देखो संकुल मक्का में होता है 400 मीटर, किसके लिए, आधार बीज के लिए, किसके लिए, आधार बीज के लिए, और प्रमाणित जो बीज है उसके लिए 200 मीटर की पृथक्करण दूरी रखी जाती है। कितनी दूरी रखी जाती है, यानी कि इन फसलों के लिए तो 3 मीटर में, 3 मीटर के दायरे में, जैसे मान लो यहाँ पे आपने फसल बो दी, इस सेक्टर में क्या बो दी, फसल बो दी, तो यहाँ से 3 मीटर की दूरी में कोई भी फसल नहीं होनी चाहिए, ठीक है। जैसे खेत होते हैं तो दूसरे खेत में 3 मीटर तक कोई फसल नहीं होनी चाहिए, गेहूं की किसी भी, कोई सी भी किस्म हो, गेहूं की बोई है तो गेहूं की 3 मीटर की दूरी में कोई भी फसल नहीं होनी चाहिए। यदि आपने संकुल मक्का बोई है, तो यदि आधार बीज ले रहे हो, तो आधार बीज के लिए कितनी रखनी है, इनके मध्य 400 मीटर की दूरी रखनी है, यानी कि 400 मीटर तक कोई मक्का की कोई भी किस्म नहीं होनी चाहिए, 400 मीटर तक कोई भी किस्म नहीं होनी चाहिए, 400 मीटर के बाद में चाहे से फसलें हो। यदि आप संकुल मक्का का प्रमाणित बीज बुआई कर रहे हो, प्रमाणित बीज क्या कर रहे हो, बुआई कर रहे हो, तो प्रमाणित बीज के लिए क्या रखना है आपको, 200 मीटर की आइसोलेशन डिस्टेंस रखनी है, 200 मीटर, कितनी रखनी है, 200 मीटर, यानी कि इस खेत से 200 मीटर की दूरी पर कोई भी मक्का की दूसरी किस्म उपस्थित नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे कि पृथक्करण दूरी क्या होती है, ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं तीसरे पॉइंट की, तीसरे पॉइंट पर आता है संकर मक्का। कौन सी मक्का, संकर मक्का। अब संकर मक्का होती है, उसमें रखी जाती है 400 मीटर और 300 मीटर, 400 मीटर और 300 मीटर, 400 मीटर और 300 मीटर। देखो संकुल मक्का में 400 और 200, और संकर मक्का होती है उसमें 600 और 300 मीटर की पृथक्करण दूरी रखी जाती है। इसके बाद में आता है जवार। इसके बाद में क्या आता है, 4 नंबर पर जवार आता है, ठीक है। अब जो जवार है उसमें कितनी रखी जाती है, 200 और 100, यानी कि जवार की कोई भी हमने किस्म बो दी है यहाँ पे इस खेत में। अब इस खेत से लेकर यदि आधार बीज बोया है तो कितनी मीटर की दूरी होनी चाहिए, 200 मीटर तक कोई भी जवार की कोई भी किस्म उपस्थित नहीं होनी चाहिए, ये ध्यान रखना है आपको। यदि आप क्या कर रहे हो, जवार की प्रमाणित बीज की बुआई कर रहे हो, तो 100 मीटर की दूरी में, 100 मीटर की दूरी तक कोई भी फसल नहीं होनी चाहिए, कोई भी किस्में नहीं होनी चाहिए। अन्य फसलों की किस्में हो सकती है, अन्यथा
इस जवार की कोई भी किस्म उपस्थित नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई होगी आपको। इसके बाद में यहाँ पे हम बात करें तो चना 5 नंबर पर आ जाता है चना। चना है, अब चने में रखा जाता है 10 मीटर और 5 मीटर। कितना रखा जाता है? 10 मीटर और 5 मीटर। इसको मैं ऊपर लिख देता हूँ, दिख नहीं रहा होगा शायद। ठीक है, 10 मीटर और 5 मीटर, मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से। ठीक है, कितनी है चने के लिए? चना यहाँ पे लिख देते हैं आधार और प्रमाणित। ठीक है, आधार के लिए 10 मीटर रखनी है आपको, सॉरी 10 मीटर रखनी है। और यहाँ पे आपको ध्यान रखना है मीटर में है, ये सेंटीमीटर में नहीं, मीटर में है। और 5 मीटर। ठीक है, यानी कि चने के लिए कितनी है आइसोलेशन डिस्टेंस रखनी है, पृथक्करण दूरी रखनी है 10 मीटर और 5 मीटर रखनी है। ठीक है, इसके बाद में आपका आता है इसके अंदर मूंगफली, मूंगफली और सोयाबीन, मूंगफली और सोयाबीन। मूंगफली और सोयाबीन है, इसमें 3-3 मीटर की दूरी रखी जाती है, क्योंकि ये तिलहन है इसलिए हमने अलग रख दिया इसको। मूंगफली और सोयाबीन जो है उसके अंदर रखी जाती है कितनी? 3-3 मीटर की पृथक्करण दूरी रखी जाती है। ठीक है, यहाँ तक पृथक्करण दूरी का टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई आपको। इसके बाद में हम पढ़ते हैं आगे उन्नत सस्य क्रियाएं। चौथा जो टॉपिक है इसको हटा देता हूँ, स्क्रीनशॉट लेकर इसको या वीडियो को पॉज करके इसको देख सकते हो, आप नोट डाउन कर सकते हो। उन्नत सस्य क्रियाएं। अब देखो यहाँ पे उन्नत सस्य क्रियाएं। अब उन्नत सस्य क्रियाओं से मतलब है कि फसल की हमने देखो भूमि का चुनाव कर लिया हमने। सबसे पहले भूमि का चुनाव करने के बाद में बीज का चुनाव कर लिया हमने। बीज का चुनाव करने के बाद में पृथक्करण दूरी रख लिया हमने। अब पृथक्करण दूरी रखने के बाद में यानी कि हमने सब कुछ कर लिया कि यानी कि बीज की बुआई हो चुकी है। अब बीज की बुआई होने के बाद में जो देख रेख की जाती है वो हम यहाँ पे करेंगे उन्नत सस्य क्रियाओं में। अब सस्य क्रियाएं आते ही हमारे दिमाग में आना चाहिए कि हमें जो पानी है, जो उर्वरक है, जो अनेक प्रकार की खरपतवार नियंत्रण की विधियां हैं, वो सारी एक वैज्ञानिक तरीके से आवश्यकता अनुसार करनी है। ठीक है, इसके अंदर सबसे पहले हमें करना है जो बुआई करेंगे। अब सस्य क्रियाओं में बुआई आ गई, जो उन्नत सस्य क्रियाएं हैं उनमें जो बुआई करेंगे तो इसके अंदर जो सीड ड्रिल है वो बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए, उसमें किसी अन्य किस्मों के बीज फंसे हुए नहीं होने चाहिए। ठीक है, कि अन्य फसलों के सीड ड्रिल, सीड ड्रिल जो बीजों की बुआई करने का जो यंत्र आता है उसे क्या कहते हैं? सीड ड्रिल कहते हैं। सीड ड्रिल की अच्छी तरह से सफाई करके बुआई करें। क्यों? क्योंकि अन्य किस्मों के बीज हो सकते हैं उसमें फंसे हुए, या अन्य फसल के भी बीज हो सकते हैं जो हमारी फसल के साथ उगकर हमारी जो भौतिक और आनुवंशिक शुद्धता है उसको खराब कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में फसल की क्रांतिक अवस्थाओं पर सिंचाई करें। देखो, फसल की क्रांतिक अवस्थाओं पर सिंचाई करें। देखो, क्रांतिक अवस्थाएं वह अवस्था जिसमें फसल को
निश्चित मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है, क्या कहलाती है? क्रांतिक अवस्था कहलाती है। क्रांतिक अवस्था के बारे में हम अगले जो भी वीडियो आएंगे आगे जब भी पढ़ेंगे तो उसके अंदर डिस्कशन करेंगे इसका, कि क्रांतिक अवस्थाएं होती क्या है, किस प्रकार आती है, कौन कौन सी क्रांतिक अवस्थाएं होती है, ठीक है। तो इसके बारे में हम अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे कि क्रांतिक अवस्थाएं होती क्या है, ठीक है। देखो क्रांतिक अवस्था वैसे हम बात करें तो सिंचाई की महत्वपूर्ण अवस्था होती है कि इसमें तो आपको सिंचाई देनी पड़ेगी, अन्यथा फसल खराब हो जाएगी, आपका उत्पादन कम हो जाएगा। तो फसल की निश्चित या क्रांतिक अवस्थाएं, क्रांतिक अवस्थाएं, क्रांतिक का मतलब आ गया, इसका मतलब इस अवस्था पे तो निश्चित रूप से आपको पानी देना ही है, यानी कि सिंचाई करने, ठीक है। तो इस प्रकार से आप फसल की क्रांतिक अवस्थाओं पर सिंचाई करें। इसके बाद में आता है कि निश्चित मापदंडों के आधार पर, किसके आधार पर? निश्चित मापदंडों के आधार पर उर्वरकों का प्रयोग करें। किसके आधार पर? निश्चित मापदंडों के आधार पर। अब मान लो जैसे आप धान की फसल ले लो, धान में उर्वरकों की अधिक आवश्यकता होती है, जबकि मूंग मोठ है, इनमें कम उर्वरकों की आवश्यकता होती है। या फिर मान लो कोई भूमि है उर्वरक नहीं है, इसका मतलब उसमें ज्यादा उर्वरकों की आवश्यकता होगी, और जो उर्वरक भूमि है उसमें कम उर्वरकों की आवश्यकता होगी। तो इन मापदंडों को ध्यान में रखकर हमें क्या करना है? निश्चित मात्रा में उर्वरकों का प्रयोग करना है। निश्चित मापदंडों के आधार पर क्या करना है? उर्वरकों का प्रयोग करना है। इसके बाद में आता है, अब आपने देखा होगा कि हमने देखो यहाँ पे बुआई हो गई, बुआई होने के बाद में क्रांतिक अवस्थाओं पर सिंचाई कर दी हमने और उर्वरकों का प्रयोग कर दिया। सिंचाई के साथ ही हम उर्वरकों का प्रयोग करते हैं, वैसे तो बुआई के साथ भी उर्वरकों का प्रयोग करते हैं और सिंचाई के साथ भी उर्वरकों का प्रयोग करते हैं। इसके बाद में कौन सी अवस्था आ जाती है फसल की? कि निराई गुड़ाई करने की अवस्था। तो समय समय पर फसल की निराई गुड़ाई करें। क्या करें? समय समय पर फसल की निराई गुड़ाई करें, या आप इसको ऐसे भी कह सकते हो कि आवश्यकता अनुसार फसल की निराई गुड़ाई करें, ठीक है। इसके बाद में आता है आपका, ठीक है, देखो सबसे पहले हमें उन्नत से क्रियाओं में सीड ड्रिल की अच्छी तरह से सफाई करके बुआई करनी चाहिए। फसल की क्रांतिक अवस्थाओं पर सिंचाई करनी चाहिए। निश्चित मापदंडों के आधार पर उर्वरकों का प्रयोग करें और समय समय पर फसल की निराई गुड़ाई करें। इसके बाद में है आपका, जो आपने देखा होगा कि मान लो पिछले साल हमने गेहूं बोया था, इस बार हम फिर उसी में क्या कर रहे हैं? गेहूं बो रहे हैं। या मान लो गेहूं न बोकर हमने क्या कर दिया? जौ बो दिया। अब हम जब फसल की बुआई कर देते हैं, उसके कुछ समय बाद में हमें पता चलता है कि ये तो पिछले साल गेहूं बोया था उसका पौधा है और ये अलग ही दिख रहा है। हमें दिखता है नहीं दिखता है? जैसे मान लो आपने बाजरे की फसल बो दी, अब अगली बार आप सरसों बोओगे तो वहां पे कुछ पौधे आपको बाजरे के दिखाई देंगे, तो देंगे नहीं देंगे? तो इस प्रकार पिछली फसल के कुछ पौधे आवश्यकता अनुसार बिना आवश्यकता के ही उग आते हैं। अब बिना आवश्यकता के उगाए तो इन जो पौधे होते हैं, जैसे मान लो गेहूं की एक किस्म है, उसके अंदर दूसरी किस्म के पौधे उगाते हैं। अब दूसरी किस्म के पौधे उगाए, इसका मतलब क्या हो गया कि वो जो पौधा है दूसरी किस्म का, उसको क्या कहेंगे? रोग कहेंगे। क्या कहेंगे? रोग कहेंगे। और इसे उखाड़ने की जो क्रिया होती है, इसे उखाड़ने की जो क्रिया होती है उसे क्या कहेंगे? रोगिंग कहेंगे। क्या कहेंगे? रोगिंग कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम किसी भी फसल की एक किस्म में दूसरी किस्म का पौधा रोग कहलाता है। क्या कहलाता है? रोग कहलाता है।
और इसे उखाड़ने की, इसे उखाड़ने की क्रिया को रोगिंग कहते हैं, कहते हैं। ये चीज समझ में आएगी नहीं आएगी? ये किस में है? इसी में 19 से क्रिया में, किसी भी फसल की एक किस्म में दूसरी किस्म का पौधा रोग कहलाता है। दूसरी किस्म का पौधा क्या कहलाएगा? रोग कहलाएगा, रोग कहलाता है। और इसे उखाड़ने की क्रिया को रोगिंग कहते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों में एक ही शब्द बोला जाता है, रोग, रोगी। ठीक है, समझ में आ गया? रोग और रोगिंग कहते हैं। ठीक है, तो ये चीज यहाँ तक कंप्लीट हो गई होगी। इसके बाद में आगे हम पढ़ते हैं, इसके अंदर जो भी है गाही की क्रिया। कौन सी क्रिया? गाही की क्रिया। गाही का मतलब जानते हो? गाही का मतलब जानते हो आप लोग? गाही की क्रिया, इस चीज को आप स्क्रीनशॉट लेकर नोट डाउन कर लीजिए। स्क्रीनशॉट लेकर नोट डाउन कर लीजिए इस चीज को। इस चीज को पूरा समझ लिया होगा आपने, और नहीं समझ में आया तो वीडियो को रिपीट कर लीजिए आप। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम गाही। क्या? गाही। ठीक है, अब जो गाही की जो क्रिया होती है, गाही की जो क्रिया होती है वो होती है, इसके अंदर हम फसल को क्या पकने के बाद में, फसल को पकने के बाद में उसे निकालने की, जो बीजों को और भूसे को अलग करने की जो क्रिया होती है ना, उसे कहते हैं क्या? गाही। क्या कहते हैं? गाही। ठीक है, तो गाही की क्रिया हम सब लोग जानते हैं कि इसके अंदर जो थ्रेसर से हम क्या करते हैं, इसकी गाही की क्रिया करते हैं। सबसे पहले तो हमें ध्यान रखना है कि थ्रेसर की साफ सफाई होनी चाहिए। थ्रेसर की साफ सफाई होनी चाहिए। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई? क्या होनी चाहिए? साफ सफाई होनी चाहिए। थ्रेसर की क्या होनी चाहिए? साफ सफाई होनी चाहिए। ठीक है, तो साफ सफाई का मतलब ये नहीं है कि इसको धूल मिट्टी कंकड़ पत्थर ये चीजें तो निकालनी है आपको। इसके अलावा आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है, इसके अलावा आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है कि इसके अंदर अन्य किस्मों के बीज नहीं उपस्थित होने चाहिए, अन्य फसल के बीज उपस्थित नहीं होने चाहिए। इसके अलावा खरपतवारों के बीज उपस्थित नहीं होने चाहिए। थ्रेसर का जो आरपीएम है, थ्रेसर का आरपीएम, आरपीएम का मतलब राउंड पर मिनट, राउंड पर मिनट वो निश्चित होना चाहिए। क्या होना चाहिए? निश्चित, निश्चित होना चाहिए। क्या होना चाहिए? निश्चित। थ्रेसर का जो आरपीएम है वो निश्चित होना चाहिए। क्यों निश्चित होना चाहिए? यदि आप निश्चित नहीं रखोगे तो क्या हो जाएगा? बीज टूट जाएंगे। क्या हो जाएंगे? बीज टूट जाएंगे। और इसके बाद में आपको क्या करना है, इसके अंदर जो बोरियां हैं, थैली, थैले या बोरियां, वो नई होनी चाहिए, या नई नहीं हो, नहीं हो तो क्या होनी चाहिए? उलट कर, उलट कर भरना चाहिए, उलट कर भरना चाहिए। देखो, थैले या बोरियां क्या होनी चाहिए? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमें पुरानी बोरियों में जब डालते हैं तो उसमें कुछ बीज फंसे हुए रह जाते हैं और वो हमारी किस्म में मिल जाते हैं, और किस्म में मिल गए तो इसका मतलब क्या हुआ? हमारी अनुवांशिक और भौतिक शुद्धता और जो हमने इतनी मेहनत की है वो पूरी पानी में चली जाएगी। तो इसलिए हमें क्या करना है? बोरियां या तो नई लेनी है, और नई नहीं हो तो हम क्या करेंगे? बोरों को क्या करेंगे? झड़का कर, झाड़ कर क्या करेंगे? इसको भरेंगे, काम में लेंगे। इसके बाद में हम ये सुनिश्चित करेंगे कि इसके अंदर खलियान जहाँ पे हम डाल रहे हैं, जो भी है हमारे पास
भूसा है, अनाज है, उसको क्या कर रहे हैं, एक जगह लाकर डाल रहे हैं। तो वहाँ पे क्या होनी चाहिए, बिल्कुल साफ सफाई होनी चाहिए, खरपतवारों के बीज नहीं होने चाहिए, फसलों के बीज नहीं होने चाहिए, इस प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए। तो इस प्रकार हम क्या करेंगे, गाही करेंगे। इसके बाद में आता है विधायन एवं भंडारण। विधायन एवं भंडारण, विधायन एवं भंडारण। देखो विधायन क्या होता है, भंडारण क्या होता है। अब आपने देखा होगा कि आप लोग जब फसल को निकाल के घर पे लाते हो तो उसकी क्या करते हो आप, उसके जो कंकड़ पत्थर कुछ और अशुद्धियां रह जाती है, जैसे डंठल फसल के अवशेष रह जाते हैं, तो उनको क्या करते हो, अलग करते हो और दोबारा से क्या करते हो, उसको थ्रेशर में से डालकर निकालते हो। तो इसका मतलब क्या हो गया, उसकी साफ सफाई। अब हम क्या कर रहे हैं, बीज उत्पादन कर रहे हैं, तो हम बीज उत्पादन कर रहे हैं, तो इसके अंदर हमें क्या करना है, विशेष रूप से ध्यान रखना है कि जो भी कटे फिटे बीज हैं उनको अलग करना है, बिल्कुल धूल मिट्टी को अलग करना है, बिल्कुल साफ सुथरे पके हुए और मोटे ताज़ा अच्छे एक समान आकार के बीजों को अलग करना है, बाकी बीजों को क्या करना है, हटा देना है। तो ये क्या होती है, विधायन की क्रिया होती है। इसके बाद में इनको क्या करेंगे, साफ सफाई एक समान आकार के बीजों को छांटने के बाद में हम क्या करेंगे, उसको निश्चित थैलियों या बोरियों में या जो कट्टे हैं उनके अंदर आप डालोगे इसको। इसके बाद में क्या करोगे कि इसके ऊपर लेबलिंग की क्रिया करोगे। क्या करोगे, लेबलिंग की क्रिया। लेबल का मतलब जो टैग होता है ना, टैग हमने पढ़ा था, तो वो टैगिंग की क्रिया करोगे, यानी कि इसके अंदर क्या करोगे, इस थैली के अंदर एक पर्ची डालोगे। पर्ची मतलब जो भी उसकी किस्म की विशेषता है, कौन सी किस्म है, कब तक इसकी बुआई की जा सकती है, कितने मौसम पर इसको भंडारित किया जा सकता है, कितने टेम्परेचर पर इसको कितने समय तक रखा जा सकता है, ये सारी जानकारियाँ उस पर्ची के अंदर या उस टैग के अंदर, उस लेबल के अंदर डालोगे ये चीज़। इसके बाद में आता है भंडारण। सारी क्रियाएं हो गई, साफ सफाई हो गई, कटाई छटाई हो गई, पूरी चीजें हो गई, इसके बाद में लेबलिंग हो गई। अब क्या करना है आपको, भंडारण करना है। अब भंडारण करना है तो इसके अंदर भंडारण करने के लिए आप क्या करोगे, निश्चित स्थान पर, शुष्क स्थान पर क्या करोगे, जो बीज है उनको भंडारित करोगे। और भंडारण करने के बाद में उसके अंदर धूमन की क्रिया करोगे। धूमन की क्रिया यानी कि कमरे में धुआं कर दोगे, जिससे छोटे मोटे जितने भी सूक्ष्म कीट होते हैं या जो भी कवक होते हैं वो क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आपको पूरा समझ में आ गया होगा, पूरी अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब देखो इसके अंदर मैंने आपको एक चीज बताई थी कि भारत में, देखो मैंने पहले ही बता दिया था कि भारत में बीजों का जो वितरण किया जाता है, बीजों का जो वितरण किया जाता है वो कौन सी संस्था करती है, भारतीय भारतीय बीज निगम। कौन करती है, भारतीय बीज निगम। अब राजस्थान में जो बीज वितरण की क्रियाएं की जाती है या कौन सी संस्था करती है, तो वो है राजस्थान राज्य बीज निगम। देखो इसको तो आप क्या लिख सकते हो, NSC, नेशनल सीड कॉर्पोरेशन। इसको लिख सकते हो आप RSSC, राजस्थान स्टेट सीड कॉर्पोरेशन। राजस्थान स्टेट सीड कॉर्पोरेशन बोल सकते हो इसको। देखो ये तो पूरे भारत में बीजों की देखभाल करता है कि कौन से राज्य में बीज पहुंचा है या नहीं पहुंचा है, कौन से हिस्से में बीज पहुंचाना बाकी है, कौन से राज्य में नहीं पहुंचा है। ये चीजें तो भारतीय स्तर पर तो भारतीय बीज निगम देखता है। और राजस्थान में देखते हैं कि राजस्थान कौन से जिले में बीज नहीं पहुंचा है, कौन से जिले में बीज पहुंचाने की आवश्यकता है, कौन से जिले में कौन से बीज की आवश्यकता अधिक है, ये चीजें कौन देखता है, राजस्थान राज्य बीज निगम देखता है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अगली क्लास में हम आपको बीज की सुसुप्तावस्था पढ़ाएंगे। ठीक है, तो इसके साथ आप थोड़ा सा उस सुसुप्तावस्था को थोड़ा सा देख कर आइएगा,
ताकि आपको जब मैं यहाँ पे पढ़ाऊँ तो अच्छे से समझ में आ जाए, क्योंकि हम यहाँ पे ज़्यादा लंबी लॉन्ग क्लास नहीं ले सकते। आपको भी देखने में प्रॉब्लम होती है और हमें यहाँ पे बनाने में भी थोड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। जब क्लास होती है तो उसमें तो हम क्या कर सकते हैं, आप भी हमसे सवाल पूछ सकते हो और हम भी आपको जवाब दे सकते हैं। ठीक है, हम भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आपको कहाँ तक आता है, कहाँ तक नहीं आता है, हमें किस स्तर तक और पढ़ाना है। तो इस असुविधा से बचने के लिए जो भी वीडियो आता है उसके नीचे कमेंट बॉक्स आता है, उसमें आप जो भी प्रॉब्लम है आपकी वो आप इसके अंदर कमेंट करके बता सकते हो कि सर हमें ये टॉपिक समझ में नहीं आया, दोबारा पढ़ाया जाए या इस चीज़ में ऐसे सुधार किया जाए कि हमें इस प्रकार की चीज़ें समझ में आती है। तो आप कमेंट करके बता सकते हो कौन सा टॉपिक आपका ऐसा है जो समझ में नहीं आया। ठीक है, धन्यवाद।